बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इसमें अगर आप लोग देखें मेरी बुक में से फर्स्ट 51 क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोगों ने सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनमें आप लोगों को इश्यूज आए थे। तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन बताएं कि कौन सा हम लोगों ने सॉल्व करना है। 52। AB invested two sum of money on simple interest। अच्छा, ऐसे ना आप लोगों के पास काफी सारे क्वेश्चंस आने हैं और आप लोगों ने इनको सॉल्व करने की जो मेथड है वो भी आप लोगों ने देख लेना है कि हम लोगों ने इनको सॉल्व कैसे करना है। कहते हैं द फर्स्ट बात देखें, टू सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्टेड, और उनमें से जो फर्स्ट है वो हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 2200 एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम, एंड द सेकंड rupees 1960 at 10% per annum. The two sums were allowed to grow till both amounted to the same figure. In how many years did this happen? अच्छा बेटा, अक्सर ऐसा होगा कि सेम स्टोरीज बनाएंगे, दो ऑल्टरनेटिव आपको बता देंगे। कभी ऐसा होगा दोनों के लिए कह देंगे कि उनके इंटरेस्ट की अमाउंट सेम हो जाए, तो हमने I1 या IA को इक्वल टू कर देना होगा IB के। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ना इंटरेस्ट की बात नहीं की, उन्होंने कहा है कि ये दो अमाउंट्स हैं, दोनों अमाउंट्स भी डिफरेंट हैं, उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट है। कहते हैं हमें वो टाइम ड्यूरेशन बताओ जहां पर दोनों के सम एक दूसरे के इक्वल हो जाए। मींस दैट हमें वो अमाउंट बताओ जहां पर दोनों की फ्यूचर वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हो जाए, और कितना टाइम लगेगा कि दोनों की फ्यूचर वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हो। अब अगर फर्स्ट सिनेरियो देखें, हम उसको कह देते हैं एस ए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए इक्वल टू होनी चाहिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बी। अब फर्स्ट के लिए फ्यूचर वैल्यू अगर डिटरमिन करें तो उसका फार्मूला बनेगा 2200 इंटू 1 प्लस 8% मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा बेटा, यही क्वेश्चन ना कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आ सकता था। अगर यहाँ पे होता है 8% कंपाउंडेड एनुअली, तो ये जो टी था ये हम लोग पावर में जाके लिख देते हैं। ओके, बाकी क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं था। इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें सेकेंड 1960 इंटू 1 प्लस 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय टी। अब कैलकुलेटर में टी की जगह पे हम लोग एक्स पुट कर लेंगे और आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखें 2200 इंटू 1 प्लस 8% मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 1960 1 प्लस 10% multiplied by x, and the answer is 12। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। 56, 53, 53 में देखें सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम स्ट्रक्चर, अब सिर्फ नीचे रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत चेंज होगी। अच्छा, यहाँ पर भी देखें इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब बताना मैंने टाइम ही है। दिस विल हैपन, क्या पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन। ए बी ओपन टू अकाउंट टू ग्रो अप बाय सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन में बता रहा है कि हमने कौन से वाला इंटरेस्ट यूज करना है। फिर कहता है द फर्स्ट अकाउंट विद अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज, मतलब जैसे ऊपर इन्वेस्टमेंट 2200 की थी, पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 25 एट अ रेट ऑफ 8% एनुअली, एंड द सेकंड amount with a principal, second account with a principal of rupees for at a rate of 10% till such time that the second amount becomes double of the। अब ऊपर कह रहा था कि दोनों अमाउंट एक दूसरे के इक्वल हो जाए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस टाइम तक मुझे बताओ कि सेकंड अमाउंट डबल हो जाए फर्स्ट अमाउंट के। ऑलराइट, अच्छा इसको समझने के लिए इक्वेशन कैसे बनानी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो बेसिकली कुछ यूं आपसे कह रहा है डबल हो गई अमाउंट, हमें वो वाली टाइम ड्यूरेशन चाहिए, तो बेटा मैंने तो इक्वलिटी का सहारा लेना है। तो 10 इज इक्वल टू 20, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Am I right? It means that बेटा
फर्स्ट अकाउंट की फ्यूचर वैल्यू को 2 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है और इज इक्वल टू सेकंड अमाउंट करना है। ये इसकी इक्वेशन, मतलब ये नहीं था कि फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू 2 ऑफ सेकंड, भाई वो तो और ज्यादा ग्रेटर हो जाएगी, फिर ऑलरेडी वो ग्रेटर अमाउंट है। तो ग्रेटर अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, स्मॉलर अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये ग्रेटर के इक्वल आ सके। अब यहां पर आप ऐसे समझे जैसे यहां पर 10 नहीं है, यहां पर मौजूद है हमारे पास एस ऑफ ए इज इक्वल टू एस ऑफ, मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए का ट्वाइस इक्वल टू है फ्यूचर वैल्यू ऑफ बी। अब बाकी इक्वेशन बिल्कुल ऐसी ही थी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट के लिए 2500, अब इसकी फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू हो जाएगा 4400 इंटू 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय, अब ये अपने कैलकुलेटर को इक्वेशन बताएं एंड आंसर इज 15। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर जी। नेक्स्ट बताएं, शाबाश जल्दी जल्दी करें ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। 56 56 से पहले कोई ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं, शाबाश। 56 अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। अच्छा देखिए, अब एक तो मुझे अमाउंट का नहीं पता कि मैंने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, दूसरा मुझे टाइम का भी नहीं पता कि मैंने कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट की। इस स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि एक अमाउंट है जो मैंने कुछ अरसे के लिए इन्वेस्ट कर दी, फिर क्या होगा, एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ग्रोज टू रुपीज 180, और वो अमाउंट 180 हो गई, क्लियर, एट अ रेट ऑफ 8%। द सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, मतलब जो ऊपर था ना बिल्कुल वही हमने इन्वेस्ट किया, फॉर द सेम नंबर ऑफ ईयर्स। ना प्रिंसिपल अमाउंट में कोई चेंज है ना ही टाइम में कोई चेंज है। किस चीज में चेंज है, पहले 8% पे किया था और अब 4% पे। पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ग्रोज टू रुपीज, अच्छा ये अब यहाँ पे कहते हैं पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से ये नहीं मुराद के बेटा उसने आपको सिंपल इंटरेस्ट आगे उठा के दिया है, नहीं, है फ्यूचर वैल्यू ग्रोज टू 120, कि वो अमाउंट फिर 120 हो जाती है यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। ऑलराइट, तो ये सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं थी, ये फ्यूचर की वैल्यू है। फिर देखें द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इज, और बताएं कि हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया होगा। अब यहां पर देखिए कहता है कि फ्यूचर की वैल्यू, अब दो किस्म की फ्यूचर की वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यूज के अगर फार्मूलाज अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट के लिए आ रहा है 180 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस 8% मल्टीप्लाइड बाय, ये बात समझ आ गई। अच्छा नेक्स्ट देखें 120 इज इक्वल टू सेम प्रिंसिपल 1 प्लस 4% मल्टीप्लाइड बाय सेम टाइम। ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई, भाई जाएं और इस इक्वेशन को जाके सॉल्व कर लें। अब दो डिफरेंट आपके पास इक्वेशंस हैं और दो ही ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ, तो P के साथ P कैंसल, ओके। और अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख लें, 180 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू देन फ्रैक्शन 1 प्लस 8% multiplied by x divided by 1 plus 4% multiplied by x, shift solve is equal to, and the time is, और हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे प्रिंसिपल अमाउंट वो भी हमने कैलकुलेट करनी है, टाइम पूछता तो 25 को ठीक है। अब किसी एक इक्वेशन में जाके टाइम को पुट करें, तो 180 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 8% मल्टीप्लाइड बाय क्या आया था टाइम, देन प्रिंसिपल इज
ये आंसर है। ऑल क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 57, 58। अच्छा, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एक जैसे। अब पता है मसला क्या था कि आपने जब फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं लिया हुआ था कि इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी की वजह से सेम तर्ज के क्वेश्चन में आपको मसला हुआ है। हालांकि अब अगर आप दोबारा से इन क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो इन क्वेश्चन ने सॉल्व हो जाना है। मतलब मुश्किल इनमें अब ऐसी कोई नहीं है। ₹1200 बिकम्स ₹1569। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, और ये टाइम इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट नहीं गिवन हमारे पास, तो यहां से क्या रेट आ नहीं सकता हमारे पास। अच्छा, फिर क्या कहता है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5.75। मतलब सपोज अगर मेरे पास ऊपर से इंटरेस्ट आ जाता है 10%, तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए मैंने उसको यूज करना है 15.75। इतनी परसेंटेज से मैंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना है। फिर क्या कहता है, व्हाट अमाउंट विल 800 बिकम्स इन। अब ये 800 प्रेजेंट वैल्यू, ये इसका टाइम, और फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने उसे फाइंड करके देनी है। तो फर्स्ट सिचुएशन से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, और वो कैसे आ जाएगा, 1569 is equal to 1200 into 1 plus 3 multiplied by x परसेंट। 10.25 में ऐड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। तो 800 इंटू 1 प्लस 16% मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 1312। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन इजी नहीं था जी। नेक्स्ट 58। अच्छा 58 देखें, कहता है वी हैव टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज दिस, नाउ divide this amount in 3 parts so that their sum becomes equal after 2, 3 and 4 years respectively. If rate of interest is 5% per annum, then first part will be। अच्छा बेटा, अब यहां पर देखें, अभी तक आप लोग डिस्कस कर रहे थे, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी अमाउंट थी ना, हम 2 ऑल्टरनेटिव्स पे चलते थे। अब 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब यहां पर हमें बता दिया कि अमाउंट है 2379। अगर ये 2 ऑल्टरनेटिव्स होते तो एक को एक्स कंसीडर करता, दूसरे को 2379 माइनस एक्स कर देता। अब 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, अब ये वाला ऑप्शन नहीं अप्लाई कर सकता। अब मैंने क्या करना होता है भाई, जो भी ऑल्टरनेटिव्स है ना, ये देखिए, ये बेसिकली टेबल की फॉर्म में जैसे ही आप जाएंगे ना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है। ये तीनों मैंने ऑल्टरनेटिव्स लिख दिए हैं, ए बी सी। अब सबसे पहले इसमें ना 3 चीजें आपने लिखनी होती हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, और चौथी चीज आती रहती है, जो अगर फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है तो फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट पूछ रहा है तो इंटरेस्ट। गॉट इट? अब देखें प्रिंसिपल अमाउंट, भाई मुझे तीनों की प्रिंसिपल अमाउंट का पता नहीं है, और ये दो भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसके प्रिंसिपल अमाउंट को x, इसके प्रिंसिपल अमाउंट को y, और इसकी प्रिंसिपल अमाउंट को z। और ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई कि x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप लोग देखें तो 5% हर किसी के लिए इक्वल है। क्लियर? टाइम देखें तो कहता है 2, 3, 4 years रिस्पेक्टिवली। क्या ये टेबल समझ आ गया? बस जैसे ही आपको ये टेबल समझ आना है ना, तो आपके पास सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। फिर चाहे इस जैसे 20 क्वेश्चन उठा के देते हैं, चाहे टाइम को मिस कर दे, रेट को मिस कर दे, प्रिंसिपल अमाउंट को मिस कर दे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने इसके साथ क्या करना है, कहता है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% इन द फर्स्ट पार्ट, डिवाइड दिस अमाउंट इन 3 पार्ट सो दैट के बाद कंडीशन होती है क्या, देयर सम बिकम्स इक्वल, मतलब उनकी फ्यूचर वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो फर्स्ट के लिए मैंने अब इनका सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट अमाउंट का सम कैसे आएगा मेरे पास, ये देखें,
इसको मैं जाके सम फाइंड करना है हम लोगों ने। और देखिए फर्स्ट अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 + 5% मल्टीप्लाइड बाय, तो ऑल्टरनेटिव ए की फ्यूचर वैल्यू ये बनेगी। जरा इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना 1.1x, मतलब मैं शॉर्ट टर्म में जाकर इसको लिखूं तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा ना, x की जगह पर तो x आ जाएगा, 5% मल्टीप्लाइड बाय 2 10%, 1 ऐड करेंगे तो ये 1.1 बन जाएगा। बात समझ आ गई सब बच्चों? तो यहां पर आपने लिखना है 1.1 ऑफ x, ये ऑल्टरनेटिव ए की फ्यूचर वैल्यू है। नेक्स्ट के लिए अगर देखें तो देखें यहां पर हमारे पास नेक्स्ट के लिए यहां 3 आ जाएगा और यहां पर x की जगह पर y आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास बन जानी है 1.15 ऑफ y। यहां पर आप लिख दो। क्लियर? क्लियर? सी के लिए मुझे बताएं आंसर क्या आएगा? ये जबरदस्त, गुड। बेटा यहां पर आपसे ये भी कह सकता था कि इंटरेस्ट की अमाउंट इक्वल हो जाए, तो फिर आई इज इक्वल टू पी आर टी। फिर हमारे पास आंसर आ इसी तरह से पी आर टी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता? 0.1x। अगर इंटरेस्ट की बात करता तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0.1x बन जाता। क्लियर? अच्छा, एंड पे परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है, तो बेसिकली ये 110x आ रहा था आपके पास, जिसको परसेंटेज का साइन खत्म करके 1.1 बन गया है ये। बात क्लियर? अब इन तीनों को करना है एक दूसरे के इक्वल। उसने कहा उस वक्त तक जब तक तीनों की फ्यूचर वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। अब इक्वल करने के लिए जाएं तो ये तीन चीजें हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसके लिए ना हम लोगों ने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू z, इट मींस दैट x इज इक्वल टू z। ऑलराइट? अच्छा, अब यही प्रॉपर्टी आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। मेरे पास एक इक्वेशन मौजूद है एक्स वाई जी इज इक्वल टू 2 3 7 9, तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। तो इक्वेशन में ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर वेरिएबल्स 3 हो तो इक्वेशन भी 3 होनी चाहिए। यार 3 इक्वेशन मेरे लिए बनाना जरा मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा, हमने एक और बात यहाँ पे पढ़ी थी कि भाई अगर सिंगल इक्वेशन हो तो उसमें वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए, तब सिंगल इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाती है। तब आपने क्या करना है कि इस एक्स वाई जी में से ना किसी एक को सिलेक्ट कर लो जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी हो, और सारी इक्वेशन में बाकी वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल कर दो। मतलब सपोज मैं आपसे कहूंगी यार मैं एक्स को ऐसे ही रहने दूंगा, तो आप एक्स को भी रहने दो, एक्स की जगह पर एक्स ही आ जाएगा। लेकिन अब वाई की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करो जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, वाई की ऐसी वैल्यू जिसमें एक्स आ रहा हो। तो देखो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए आपने एक्स को वाई के साथ कंपेयर कर देना है, आपने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करने जाऊं तो मुझे यहां से y की क्या वैल्यू मिलेगी? y इज इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड बाय 1.15 ऑफ x। ये y के साथ जो 1.15 है ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। ओके, तो y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x आपको क्या मिली? 1.1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, एज इट इज जाके लिख दो। अच्छा, इसी तरह से z की वैल्यू बताएं जरा, z की वैल्यू अब मेरे पास क्या आ जाएगी? 1.1/1.2 ऑफ x इज इक्वल टू, आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी है। अब एक ही इक्वेशन विद वन वेरिएबल इजीली सॉल्व हो जाएगा। बताएं जरा अपने कैलकुलेटर को ये वाली वैल्यूज बताएं। x प्लस 1.1 डिवाइडेड बाय 1.15 ऑफ x प्लस 1.1 डिवाइडेड बाय 1.2 ऑफ x इज इक्वल टू 9237 9।
इज इक्वल टू 820। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 828। तो बेटा उसने फर्स्ट पार्ट ही आपसे पूछा था। 828 द फर्स्ट पार्ट विल बी, और वो फर्स्ट पार्ट हमारे पास x था, तो कितना आ जाएगा? 828। लेकिन अगर सपोज y पूछ लेता, सपोज तीनों की वैल्यूज पूछ लेता, तो अब आपको x की वैल्यू को पता चल गया। अब बेटा x की वैल्यू आपने इधर रिप्लेस करनी है, तो y की वैल्यू मिलेगी। कैसे? 1.1 डिवाइडेड बाय 1.15 ऑफ x, और x क्या था? ये y की वैल्यू है 792। देन y इज इक्वल टू 792। और अगर z की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 1.1 डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय x 828 इज इक्वल टू 759। अब जरा जाकर इन तीनों को ऐड करना। 2379, क्या बन नहीं गया? ऑल राइट। और अब अगर इन तीनों की जाके फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो, तो तीनों की फ्यूचर वैल्यू का आंसर सेम है। मतलब अब आप लोग x को रिप्लेस कर दें, एक्स वाई जी को उनकी वैल्यूज के साथ। x 828 7, ये वैसे वेरिफिकेशन है जो क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं पे करने की जरूरत नहीं पेश आनी, लेकिन अगर करना चाहें अब इन तीनों से फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो, तो तीनों का आंसर बिल्कुल सेम सेम आएगा। ऑल राइट, एनी इशू? जी 58 के बाद बताएं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया इसका सोल्यूशन? जी 58 के बाद बताएं। क्वेश्चन 59, मोहसिन ओव्स रिटर्न ₹50,000 टू अर्शद ड्यू टू अ कोर्ट डिसीजन। मतलब दोनों का केस चल रहा था, तो कोर्ट ने कहा मोहसिन से कि आप अरशद को 50,000 रुपये पे कर दें। ठीक है, मतलब मोहसिन के ऊपर फाइन हो गया है, अरशद ने अब ये बात चीज रिसीव करनी है। द मनी मस्ट बी पेड इन 10 months, लेकिन कोर्ट ने साथ में ये कहा कि आज नहीं देने, 10 महीने के बाद जाकर 50,000 रुपये दे देना अरशद को। राइट। फिर क्या कहते हैं? विथ नो इंटरेस्ट, मतलब किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट फ्री लोन है। लोन तो नहीं है सच, इंटरेस्ट फ्री डॉक्यूमेंट है, वो जो डिस्काउंटिंग हम लोगों ने की थी वैसे ही। कहते हैं सपोज, अच्छा यार यहाँ पे ना वो था, बशीर नहीं है अरशद है, विच इज टू पे द मनी, सॉरी मोहसिन आ जाएगा इधर, बशीर की जगह पे ना मोहसिन आ जाएगा, मोहसिन ने पे करनी है ना। सपोज मोहसिन विच इज टू पे द मनी नाउ। अब कोर्ट ने तो उसे कहा कि भाई तुम 10 माह के बाद देना, तो यहां पर अगर मोहसिन अभी पे करना चाहे, तो इसका ये मतलब नहीं कि अभी 50,000 रुपये देगा। अब क्या हुआ? व्हाट अमाउंट शुड अरशद बी विलिंग टू एक्सेप्ट? अरशद को आज के दिन कितनी अमाउंट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम हो? तो तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली डिस्काउंटिंग थी। भाई डिस्काउंटिंग देखिए पर्संस के दरमियान है, बैंक प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं शामिल हुआ, ये हमारे पास अनरियल डिस्काउंटिंग। तो सिंपली आपने इस 50,000 की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लेनी थी। 1 + 8% and multiplied by 10/12 raised to power -1, and the answer is 46875। और हमारे पास पीछे आंसर इसका क्या आया हुआ है? 50,000। इसको ठीक कर लें आप, 1 + 8% मल्टीप्लाइड बाय 10/12 रेज टू पावर -1, 46875, ये कर लें। अच्छा कहीं इधर रियल तो नहीं कर ली? क्या हो? -8, 466, ठीक है, इसको ठीक कर लें। 4 6
875। ऑल राइट, इस क्वेश्चन की करेक्शन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 60। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन भी होंगे उसमें। अब आपने डिसीजन मेकिंग के लिए पहले ये चीज देखनी है कि बाय का डिसीजन है या सेल का डिसीजन है। क्योंकि अगर बाय का डिसीजन है तो लोअर वैल्यू, सेल का डिसीजन है तो हायर वैल्यू। लेकिन करनी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर है कंपैरिजन। चाहे बाय कर रहे हो, चाहे सेल कर रहे हो, चाहे कैश पे कर रहे हो, चाहे क्रेडिट पे कर रहे हो, आपने तमाम अमाउंट्स को जीरो टाइम ड्यूरेशन पर लेकर आना है और वहां पर आकर उनका कंपैरिजन करना है। फिर उनमें से देखना कि लोअर वैल्यू कौन सी है और हायर वैल्यू कौन सी है। अब यहां पर देखें, एबी प्लान्स टू परचेज टीवी सेट, शी हैज बीन ऑफर्ड द ऑप्शन ऑफ पेइंग ₹2000 एज down payment. Down payment means that at the time of transaction आप जितनी अमाउंट पे करते हैं उसे डाउन पेमेंट कहा जाता है। मतलब ऐसा ये वो एडवांस भी नहीं होता। मतलब जिस तरह से अगर आप लोग बाइक परचेज करने के लिए जाएं इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर, तो आपसे कहेंगे कि भाई अगले 2 साल तक 5-5 हज़ार रुपए की इंस्टॉलमेंट हमें देते रहना, लेकिन साथ में 30,000 रुपए लमसम में पे करो। क्लियर? अब क्या मतलब, वो जो 30,000 रुपए लमसम में पे कर रहे हो वो डाउन पेमेंट है। ऑलराइट, इसी तरह रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह के लिए भी आपसे कहा जाता है, कि 10,000 रुपए पर मंथ इंस्टॉलमेंट, और साथ में लिखा होता है डाउन पेमेंट ₹250,000, 2.5 लाख डाउन पेमेंट के तौर पे पे करो। कि भाई उस एग्रीमेंट के स्टार्ट में तो आपको थोड़ी अच्छी खासी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में की अमाउंट्स के लिए इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। क्लियर? तो कहते हैं कि आज के दिन 2,000 रुपए पे करो एंड ₹3,000 आफ्टर। अच्छा बेटा, ये ऐसा नहीं है कि एंड के बाद पहले वाली सिचुएशन और थी, दूसरे वाली सिचुएशन और थी। ये अभी तक एक ही ऑप्शन चल रहा है, दूसरा ऑप्शन और के साथ आएगा। अब पहला ऑप्शन क्या था कि भाई 2,000 रुपये आज दो और 3,000 रुपये आज से 4 माह के बाद दे देना और टीवी सेट ले जाओ। दूसरा ऑप्शन कहते हैं कि आप अभी डाउन पेमेंट 3,000 रुपये की करें, लेकिन 2,000 रुपये आपने हमें पे करने हैं एट द एंड ऑफ 5th माह। 5 माह के बाद आप हमें 2,000 रुपये दे देना, लेकिन यहां पर डाउन पेमेंट भी 3,000 रुपये करो। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही था, उसने कहा कि भाई डाउन पेमेंट 2,000 रुपये की कर दो और 3,000 रुपये 4 माह के बाद देना। हमने उन्हें कहा कि यार 4 माह बाद तो नहीं दे सकते, 5 माह कर दो। उसने कहा फिर ऐसा करो कि डाउन पेमेंट 3,000 रुपये कर दो और 2,000 रुपये 5 माह के बाद दे देना। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से हमारे लिए सूटेबल ऑल्टरनेटिव कौन सा है, कि किसके पास कौन सी उसकी ऑफर को हम लोग एक्सेप्ट करें। अब यहां पर देखें, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, विच ऑप्शन वुड बी बेटर फॉर हर। बेटा आपने इन तमाम ऑप्शंस की हमेशा याद रखना, डिसीजन मेकिंग में प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। अगर फर्स्ट ऑप्शन के देखें, भाई 2,000 ऑलरेडी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पर मौजूद है, प्लस 3,000 और इसकी प्रिंसिपल अमाउंट 1+9% मल्टीप्लाइड बाय, ये 4 मंथ था, 4/12 raised to the -1। तो देखिए ये आंसर प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगी आपके पास इन टोटल। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई। अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है कि 3,000 नाउ प्लस 2,000 की प्रिंसिपल अमाउंट कितने अरसे के लिए, 5 मंथ्स, रेस्ट पावर -1। हाँ जी, ये आंसर बताएं। 449। अच्छा अब आप बाय करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं, परचेज, तो कौन से वाला परचेज करोगे, लोअर अमाउंट। फर्स्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड ऑप्शन से वो चीज आपको महंगी पड़ रही है, तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे कि 2,000 अभी पे करें और ₹3,000 एट द एंड ऑफ 4। सर इसी तरह के जो डिसीजन मेकिंग होंगे इनमें प्रिंसिपल ही फाइंड करनी है। हाँ जी, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है तब, और तमाम ऑल्टरनेटिव्स की।
मतलब आप आज के 5,000 रुपए का कंपैरिजन 1 मंथ आफ्टर 5,000 के साथ नहीं कर सकते। तो 1 मंथ आफ्टर 5,000 का 5,500 के साथ भी नहीं कर सकते। आप उसकी भी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करो एट द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल एट दैट टाइम, कि उसके मतलब हमारा इंटरेस्ट रेट क्या चलता है। क्लियर? उसकी वर्थ फाइंड करो, क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, करेंसी डी वैल्यू हो रही है। और ये बात मैंने आपको वो पेट्रोल की एग्जांपल देकर भी समझाई थी, कि मैंने अगर एक पर्सन को उधार दिया और उस टाइम पे वो 5 लीटर पेट्रोल लेने की सलाहियत रखता था, बाद में उसने मुझे सेम अमाउंट वापस की, लेकिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी थी और सेम अमाउंट से मैं अब 4 लीटर पेट्रोल ले सकता हूँ, तो बेसिकली उसने मुझे नुकसान दे दिया है। ऑल राइट। Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं मुझे। 62। चले, यहां पर सुने, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ये जरा क्वेश्चन इधर एक मरतबा फिर से अच्छे तरीके से सुन लें। ये देखिए भाई, कहते हैं 1,000 ड्यू इन 2 मंथ्स। ये आपके पास 2 मंथ्स है और अमाउंट है 1,000। 2,400 ड्यू इन 6 मंथ्स। ये आपके पास 6 मंथ्स और अमाउंट है 2,400। फिर आपके पास 8 मंथ्स एंड अमाउंट ड्यू इज 600। अच्छा, इससे पहले क्या होता था, टाइम बता देता था, वैल्यू हम बताते थे। आज क्या हुआ, वैल्यू उसने बता दी, कहते फाइंड, ये बताओ कि मैं इसको पे कब करूं। ऐसी सिचुएशन में बेटा आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर ये आज पे करे तो ये कितनी अमाउंट पे करेगा। सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट करना है, मतलब अपनी तमाम अमाउंट्स को जीरो पर लेकर आओ। जब जीरो पर लेकर आएंगे तो हम इसको लिखेंगे 1,000 इंटू 1 + 6% मल्टीप्लाइड बाय 2/12 रेज टू पावर -1 प्लस, ये जरा कैलकुलेट करते जाइएगा, 2,400। अब इसकी भी प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 6 मंथ्स प्लस 2,400 600, द लास्ट वन इज 600, 1 + 6% एंड मल्टीप्लाइड बाय 8/12 रेज्ड पावर -1। तो देखिए हमारे पास अमाउंट क्या आ जाती है, जी अगर आज के दिन पे करें ना, तो वो इतनी अमाउंट पे कर दे, तीनों की तीनों डेट सेटल हो जाएंगे। वो कहता भाई इतनी नहीं पे करता, मैं 4,000 रुपये पे करूंगा, बताओ कब करूं। तो फिर क्या आज फिर उसे करने चाहिए, फिर तो उसे टाइम का वेट करना चाहिए। तो अब हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है। अब देखिए, जो अमाउंट उसने पे करनी है, ये तो फ्यूचर में अब जाके उसने पे करनी है ना, ये फ्यूचर की वैल्यू। और जो अमाउंट आज उसने पे करनी है, ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो टाइम ही तो फाइंड करना है। अब इस अमाउंट को आपने इसकी फ्यूचर वैल्यू कंसीडर करना है। 4,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + 6% मल्टीप्लाइड बाय एक्स। हाँ जी, अब जरा ये फाइंड करें, शाबाश। एंड द एक्स इज, जो भी वैल्यू आ रही है बस वो बता देना मुझे, ऑप्शन के साथ मैच नहीं करेगी अभी। 0.44. शाबाश। अच्छा, मुझे सारे बच्चे बताएं, क्या यहां तक फाइंड कर लिया आप लोगों ने? Yes. आंसर मैच नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बेटा ये टाइम इन ईयर्स है, जबकि आंसर इन मंथ्स है। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर था, तो टाइम तो इन ईयर्स ही आएगा ना। अब अगर मैंने इसको इन मंथ्स कन्वर्ट करना है, तो इस टाइम को मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये इन मंथ्स कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द वैल्यू इज 5.28 मीन्स 3। ओके, ये देखें सी ऑप्शन, 5.3 मंथ्स।
तो टाइम आपके पास आंसर में इन ईयर्स आएगा, उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हैं तो वो आंसर इन मंथ्स बन जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे डेज होते तो मल्टीप्लाइड बाय 13। ओके, लेकिन ये नहीं 30 से ये मुराद नहीं 0.44 मल्टीप्लाइड बाय 30 नहीं, 0.44 मल्टीप्लाइड बाय 12 देन मल्टीप्लाइड बाय 30। ओके, अदरवाइज मल्टीप्लाइड बाय 360। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। 66 66 से पहले कोई क्वेश्चन? कौन? हाँ जी, चलें 66 करें अब। Maybe had a note of rupees 2500 with an interest of 6%। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कहते हैं द नोट वाज डेटेड मार्च 15 1984 एंड हिज मैच्योरिटी वाज 90 डेज आफ्टर द डेट। तो कब? ऑन मार्च, अच्छा ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। ऑन मार्च 30th 1984 he took the note to his bank which discounted it at a rate of 7%। how much did he receive from the bank? अच्छा देखें बेटा, जो नोट की फेस वैल्यू है ना वो 2500 है। अब ड्यू नहीं बताई गई थी अमाउंट, नोट की वैल्यू, तो उसकी फेस वैल्यू वो 2500 है। उसकी सबसे पहले आपने करनी है कंपाउंडिंग, 1 + 6% एंड मल्टीपल। अब देखिए इस नोट को कितने अरसे के लिए हम लोगों ने किया था? 90 डेज। तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 365 भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए कि 90 डेज मींस दैट फॉर 3 मंथ्स, तो आप इसको 3/12 कर दें। थोड़ा बहुत ही कोई फर्क आएगा कि अब उसने 360 डेज लिया या 365 लिया, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो इतना हम लोग कर लिया करते हैं। और इसके लिए देखो तो फिर मैच्योरिटी डेट पर इस नोट की क्या वैल्यू होगी? 2538। बेटा ये है 90 डेज पर इसकी वैल्यू। अब हमने इसको डिस्काउंट करवा दिया, कब? 2.5 मंथ्स बिफोर द मैच्योरिटी डेट। अब देखिए डेट थी उसके ऊपर 15 जनवरी मार्च, हमने डिस्काउंट कब किया? मार्च 30। तो 15 दिन के बाद आके हम लोगों ने डिस्काउंटिंग करवा दी। 1 माइनस, अब यहां पर एक तो बैंक की बात हो गई थी कि जो डिस्काउंटिंग करने जा रहे हैं बैंक के थ्रू, दूसरा नोट की बात हो गई थी। नोट मींस प्रोमिसरी नोट, तो यहां पर अनरियल डिस्काउंटिंग नहीं लगनी, रियल डिस्काउंटिंग। वो कैसे है? 1 माइनस डिस्काउंटेड रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, 2.5 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं या 75 डिवाइडेड बाय 360 करते हैं। ओके, एक ही बात है। रेज टू पावर -1 नहीं करना, क्योंकि रेट के साथ हम लोगों ने नेगेटिव का साइन यूज कर लिया। तो यहां से आफ्टर डिस्काउंटिंग आपके पास सेल प्रोसीड्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। तो इसका आंसर हमारे पास 2500 है। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे। बाकी जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।